नमस्कार, मैं दिवाकर सिंह राणा आप सबका स्वागत करता हूं राणा एस्पायर एकेडमी पर। आज से हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय इतिहास की। भारतीय इतिहास में शुरू करेंगे हम प्राचीन भारत का इतिहास, और प्राचीन भारत के इतिहास में हमारा पहला टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो कि हमारे भारतीय इतिहास का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है, या हमारी भारतीय इतिहास या हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रारंभिक बिंदु सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। परंतु जब तक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं की गई थी, तब तक हमारे इतिहासकार ये मानते आए थे कि हमारी सभ्यता या संस्कृति की शुरुआत वैदिक सभ्यता से ही होती है। परंतु जब 1921 में दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की, तब हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारी सभ्यता या संस्कृति 1000 वर्ष और अधिक प्राचीन है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक और कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए, प्राक ऐतिहासिक कहे जाने के पीछे इसका कारण क्या है? हमारे भारतीय इतिहास को या संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों से तात्पर्य हमारा प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत के इतिहास से नहीं है। हमारा यहाँ पर मतलब है लेखन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें आदि ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिस काल या जिस टाइम पीरियड के विषय में हमको कोई भी साहित्यिक प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। बस उस काल का जो इतिहास लेखन किया गया है वो पूर्ण रूप से साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर किया जाता है। प्राक ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिस काल के विषय में हमें लिपि या लेखन के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, अर्थात यूँ कहें साहित्य तो प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है अभी तक। तो इस काल का इतिहास भी सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही लिखा जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि प्राप्त हुई है, परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है इसे, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे, इन्हीं लोगों ने सबसे पहले टिन और तांबे को मिलाकर कांसे का निर्माण किया था, और उस कांसे से कई सारे औजार, हथियार वगैरह बनाए और उनका इन्होंने उपयोग किया। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले कांसे का निर्माण और उपयोग करने वाले लोग जो थे वे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे या उनके निवासी थे। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इस सभ्यता के टाइम पीरियड के विषय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वे सटीक कालक्रम 2350 से 1750 BC माना जाता है। कई किताबों में 2400 से 1700 लिखा हुआ मिलता है, तो वे भी सही माना जाएगा, लेकिन 2350 और 1750 BC सबसे सटीक टाइम पीरियड सिंधु घाटी सभ्यता का है, क्योंकि ये टाइम पीरियड कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है सिंधु घाटी सभ्यता कालक्रम कितना है, 2350 से लेकर 1750 BC। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो हमने देखा अभी दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। कब की थी? 1921 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कौन लोग थे? प्रश्न उठता है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसको माना गया है? तो इस विषय में भी इतिहासकारों में कई सारा मतभेद है, परंतु जो एक मानक मत निकल के आता है वे क्या बोलते हैं, या किसको माना गया है? तो द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय लोगों को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निवासी माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। जैसा कि हम सब जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था, सुनियोजित सड़कें थीं, सुनियोजित मकान बनाए गए थे, और यहाँ का या सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था वह क्या था? व्यापार था, ना कि कृषि। कृषि बहुत गौण रूप में यहाँ पर देखने को मिलती है, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को एक नगरीकृत सभ्यता भी कहा जाता है। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न आया हुआ है कि आज़ादी के बाद अर्थात 1947 के पश्चात जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वे सबसे अधिक किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये होगा आपका गुजरात, क्योंकि 1947 के पश्चात उत्खनन में सबसे अधिक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल गुजरात से प्राप्त हुए हैं। लोथल्स और सुरकोतड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पत्तन नगर या शिप पोर्ट थे। ठीक है, तो कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के 2 पत्तन नगर लोथल और सुरकोतड़ा। ठीक है,
मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशाल इमारत या सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है। अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर स्नानागार और अन्नागार में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र विस्तार देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने नगर मिले हैं या उसका संपूर्ण जो विस्तार देखा जाए तो उसका कुल क्षेत्रफल था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये सभ्यता फैली हुई थी। इसका सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर को माना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे। इसका सबसे पश्चिमी बिंदु सुरकांगेंडोर को कहा जाता है, जो कि दाशक नदी के किनारे स्थित है, बलूचिस्तान में या दक्षिण बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कौन सा एरिया है? जो आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी भाग बलूचिस्तान कहलाता है। तो ये सुरकांगेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में स्थित है, दाशक नदी के किनारे। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा है। मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर स्थित है। और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें या दक्षिण में सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, तो वह था दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी के तट पर, ठीक है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण विस्तार हमने देखा। संपूर्ण विस्तार था 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुरकांगेंडोर, उत्तर में मांडा और दक्षिण में दैमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र विस्तार एक त्रिभुज के आकार का हमें देखने को मिलता है इस तरीके से। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो संपूर्ण क्षेत्र विस्तार था वो कैसा था? एक त्रिभुज के आकार का था। इस सभ्यता को कई सारे अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसको कहे जाने के पीछे रीज़न है, इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुआ था, इसीलिए इतिहासकार द्वारा इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। अगला नाम आता है इसका सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखिए जी, इस सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रारंभिक स्थल प्राप्त हुए थे वे सभी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के तट पर प्राप्त हुए थे। तो प्रारंभ में इतिहासकारों को लगा कि शायद ये सभ्यता सिर्फ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के साथ ही विकसित हुई है, इसीलिए सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रख दिया गया। परंतु आज़ादी के बाद 1947 के पश्चात और जितने भी इसके स्थल मिले हैं वे सभी सरस्वती नदी, जहाँ पर सरस्वती नदी बहा करती थी, अर्थात सिंधु, मान लीजिए सिंधु नदी है और ये गंगा नदी है, इसके मध्य के इस मैदान में जहाँ पर पहले सरस्वती नदी बहा करती थी, जो कि अब विलुप्त हो चुकी है, इस मैदान में सिंधु घाटी सभ्यता के लगभग 80% स्थल, 80% स्थल इस जगह से प्राप्त हुए हैं, जो कि विलुप्त हो चुकी सरस्वती का अपवाह क्षेत्र था। तो इसीलिए अब इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता नाम है इतना उपयुक्त तो नहीं रह गया है। कई सारे इतिहासकार इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता बुलाना ही पसंद करते हैं, ठीक है। कांस्य युगीन सभ्यता भी किसको कहा जाता है वो हम देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कांस्य का निर्माण किया था। और आखिरी नाम है इसका प्रथम नगरीकरण या प्रथम नगरीय क्रांति। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीकृत सभ्यता थी, एक नगरीकृत नगर नियोजन था, वहाँ पर सुनियोजित सड़कें थी, देखा हमने, मतलब टोटली नगर की तरह डेवलप सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके पश्चात आर्यंस भारत में आते हैं। आर्य लोग जो भारत में आए थे तो वो अपने साथ ग्रामीण सभ्यता और संस्कृति को भारत में लेकर आए थे। और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में वैदिक सभ्यता आई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता संस्कृति के रूप में भारत में विकसित हुई थी। वैदिक सभ्यता का जब विकास हुआ उत्तर वैदिक पीरियड में आए वो लोग, उत्तर वैदिक पीरियड के एंड में आते आते 600 BC के लगभग आते आते आर्यों ने 16 महाजनपदों का निर्माण किया था। ये 16 महाजनपद एक नगरीकरण के रूप में 16 महाजनपद या 16 नगर कह सकते हैं इनको हम, 16 नगरों का इन्होंने निर्माण किया था। ये 16 नगर द्वितीय नगरीकरण का रूप धारण करते हैं या इसको द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। और बीच में द्वितीय नगरीकरण से पहले ऋग्वैदिक आर्य या ऋग्वैदिक काल जो कि ग्रामीण सभ्यता संस्कृति था, उससे पहले प्रथम नगरीकरण जो कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रथम नगरीकरण भी या नगरीकरण या भारत का प्रथम नगरीकरण सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर एक ओवरव्यू देखा सिंधु घाटी सभ्यता का।
अगले वीडियोस में हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, वहाँ पर व्यापार किस तरीके का था, और पुरातात्विक साक्ष्य, इनके विभिन्न नगर और उन नगरों की विशेषताएं क्या क्या हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे उनमें 2 तरीके के टीलों में वो सारे नगर देखने को मिलते हैं हमको, तो उसमें कुछ अपवाद हैं, वो अपवाद भी हम देखेंगे अगले वीडियोज़ में। ठीक है, तो अगले वीडियोज़ का इंतज़ार करिए, उसमें इसको कवर करेंगे पूरा। धन्यवाद।